प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर जयंत कुमार डी गुप्ता, सहयोगी प्राध्यापक वाणिज्य, संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय अमरावती अंतर्गत श्रीमती केशरबाई लाहौटी महाविद्यालय अमरावती महाराष्ट्र। आज मैं अवधारणात्मक शब्दावली कॉन्सेप्चुअल वोकैबुलरी भाग 2 लेकर के आपके साथ उपस्थित हूँ। भाग 1 में हमने बहुत से शब्दों को समझा कि उनके शाब्दिक अर्थ क्या हैं, जिनका लेखांकन में हमेशा उपयोग होगा। अर्थात जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये शब्दावली अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे वे लेखांकन को आसानी से कर सकेंगे। आज के जो शब्द हैं वे हम यहाँ देख रहे हैं। महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द जो आज हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। देनदार, जिसे अंग्रेजी में डेटर्स कहते हैं, लेनदार, क्रेडिटर्स, व्यावसायिक छूट, ट्रेड डिस्काउंट, नगद छूट, कैश डिस्काउंट, थोक व्यापार, होलसेल बिजनेस, फुटकर व्यापार, रिटेल बिजनेस, अशुद्ध ऋण, बैड डेट्स, संदिग्ध ऋण, डाउटफुल डेब्ट्स, प्रमाणक अर्थात अंग्रेजी में कहते हैं वाउचर। आज हम इन पर चर्चा करेंगे। देनदार वह व्यक्ति जिसे व्यापार को कोई धनराशि लेना अर्थात प्राप्त करना हो, वे व्यक्ति व्यापार के देनदार होते हैं। जैसे मुकुल ट्रेडर्स ने रामलाल को 20,000 रुपये का माल उधार बेचा, तो रामलाल मुकुल ट्रेडर्स का 20,000 रुपये से देनदार कहलाएगा। अर्थात हमें जिन लोगों से, बाहरी लोगों से रुपया लेना है, हम उन्हें अपना व्यापार का देनदार या डेटर्स कहते हैं। इसके बाद शब्द आता है लेनदार, क्रेडिटर्स। ऐसे व्यक्ति जिन्हें व्यापार भुगतान करेगा, अर्थात बाहरी व्यक्ति जिन्हें व्यापार ऋण चुकाएगा, उन्हें हम व्यापार का क्रेडिटर्स या लेनदार कहते हैं। जैसे मुकुल ट्रेडर्स ने 20,000 रुपये का माल गीता स्टोर्स से क्रय किया, तो गीता स्टोर्स मुकुल ट्रेडर्स का लेनदार कहलाएगा। या दूसरे शब्दों में हम यदि ऋण लेते हैं किसी से, तो वह ऋण देने वाला व्यक्ति व्यापार का लेनदार कहलाएगा। व्यापारिक छूट, साधारणतः जब व्यापारी दूसरे व्यापारी को माल बेचता है, तब माल के कुल मूल्य में से कुछ राशि छोड़ देता है, जिसे व्यापारिक छूट या ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। यह राशि बीजक अर्थात बिल में से कम करके दिखाई जाती है। इसका लेखा पुस्तकों में नहीं होता, यह महत्वपूर्ण बात है। पुनः एक बार ध्यान रखें कि जब हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग बुक्स में कहीं लेखा नहीं होता। इसको केवल विक्रय की कुल राशि में से माइनस करके दिखा दिया जाता है। यहाँ मैंने एक आपको उदाहरण दिया हुआ है। माना मुकुल ट्रेडर्स ने गीता स्टोर से 100 बॉटल क्रीम, प्रति बॉटल 100 रुपये पर 10% व्यापारिक छूट पर माल बेचता है। इसका लेखा बीजक या इनवॉइस में किस तरह से होगा, देखिए। क्रीम मात्रा है 100 बॉटल, 100 रुपये प्रति बॉटल, अर्थात मूल्य हो गया 10,000 रुपये। उसमें से माइनस करेगा व्यापारिक छूट 10%, अर्थात 1,000 रुपये, और जो बिल होगा, बिलिंग होगी कितने की, 9,000 रुपये की। यह याद रखें, यही 9,000 रुपये का लेखा होगा, ना कि 10,000 रुपये का। इसलिए कहा जाता है कि व्यापारिक छूट का पुस्तकों में लेखा नहीं किया जाता। नगद छूट, कैश डिस्काउंट, यह छूट उन व्यापारियों को दी जाती है जो समय से पहले अपने ऋण का भुगतान कर देते हैं, अथवा
उन ग्राहकों को दी जाती है जो नकदी में माल खरीदते हैं। इस छूट को देने का एक उद्देश्य यह भी होता है कि व्यवसाय का विक्रय अर्थात सेल बढ़ाना है। इसका पुस्तकों में लेखा किया जाता है। इसके पहले मैंने बताया था व्यापारिक छूट को नहीं लिखेंगे, परंतु नगद छूट जब दी जाएगी तो नगद छूट का व्यापारिक पुस्तकों में लेखा किया जाएगा। थोक व्यापार, होलसेल बिजनेस ऐसा व्यवसाय जिसमें वस्तुएं बड़ी मात्रा में या बल्क में बेची जाती हैं, थोक व्यापार कहलाता है। जैसे एक ट्रक अनाज बेच दिया तो वह एक ट्रक अनाज बड़ी मात्रा में अनाज का विक्रय है, इसे बल्क को हम थोक व्यापारी कहेंगे। जहां पर छोटी छोटी क्वांटिटी में बार बार वस्तुएं नहीं बेची जाती बल्कि बड़ी बल्क में वस्तुएं बेची जाती हैं, ऐसे व्यापार को होलसेल बिजनेस या थोक व्यापार के नाम से जाना जाता है। फुटकर व्यापार, रिटेल बिजनेस ऐसे व्यापार जिसमें व्यापारी अपना माल थोड़ी थोड़ी मात्रा में सीधा उपभोक्ता को बेचता है। वह स्वयं व्यापार के लिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्रय करता है, उसे हम फुटकर व्यापार के नाम से या रिटेल बिजनेस के नाम से जानते हैं। अशुद्ध ऋण, बैड डेट्स, एक व्यापारी जब दूसरे व्यापारी या अन्य पक्ष को उधार माल बेचता है तो उधार लेने वाला व्यक्ति व्यापार का देनदार हो जाता है, जैसा हमने पहले भी बताया। और जब इन देनदारों में से कोई देनदार अपना धन अदा नहीं करता और भविष्य में भी उससे धन प्राप्त या वसूल होने की आशा नहीं रहती तो ऐसे ऋण को डूबत ऋण कहा जाता है, जो व्यवसाय की हानि होती है। मान लीजिए मुकुल ट्रेडर्स हैं, उन्होंने दीनबंधु को 10,000 रुपये का माल दिया और ऐसा उधार माल देने के बाद दीनबंधु की अचानक मृत्यु हो जाती है। इस मृत्यु होने के पश्चात मुकुल ट्रेडर्स को यह 10,000 रुपये प्राप्त होने की अब कोई आशा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनके बीच का लेन देन तीसरा व्यक्ति कोई नहीं जानता था जो उसका लेन देन को कर सके। अर्थात ये 10,000 रुपये डूबंत ऋण में डाल दिए जाएंगे जो व्यवसाय की हानि होते हैं। संदिग्ध ऋण, जब व्यापारी दूसरे व्यापारी या अन्य पक्ष को उधार माल बेचता है तो उधार लेने वाला व्यापार का देनदार बन जाता है, और जब इन देनदारों में से कोई देनदार अपना धन अदा नहीं कर पाता और भविष्य में भी उससे धन वसूल होगा या नहीं होगा ये संशय रहता, वसूल होने की पूर्ण विश्वास नहीं रहता, तो ऐसे ऋणों को संदिग्ध ऋण कहा जाता है, जो व्यापार की हानि समझी जाती है। इनके लिए व्यापार के लाभ में से कुछ राशि कम कर दी जाती है, अर्थात आयोजन या संचय बनाया जाता है, जिसे संदिग्ध ऋण संचय के नाम से जानते हैं। संदिग्ध ऋण का सीधा अर्थ है कि हमें उससे राशि प्राप्त होगी या नहीं होगी इसका पूर्ण विश्वास नहीं रहता, तो इन्हें हम संदिग्ध ऋण कहते हैं। इसके पश्चात है प्रमाणक या वाउचर। जब वस्तु का क्रय विक्रय या धन का लेन देन किया जाता है तो उसको प्रमाणित करने के लिए जो प्रपत्र तैयार किया जाता है उन्हें प्रमाणक कहा जाता है। इसके अंतर्गत कैश मेमो हो सकते हैं, कैश रिसीप्ट्स हो सकती हैं। तत्पश्चात है नगद ज्ञापन या कैश मेमो। कैश मेमो शब्द ज़्यादा प्रचलित है। हम अक्सर बाजार में जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं और नगद जब हम सामान खरीदते हैं, नगद सामान खरीदने के बाद हमें एक बिल दिया जाता है, जो मैंने यहाँ पर उदाहरण में आपको एक मेडिकल का बिल दिखाया हुआ है जो कैश मेमो है। इस कैश मेमो में ग्राहक का नाम, तारीख, उसके द्वारा खरीदी गई वस्तु की मात्रा
यदि बैच नंबर आदि हैं और या मेडिसिन जैसी चीज़ है तो उसकी एक्सपायरी डेट इत्यादि। और उनके साथ साथ उस पर लगने वाला अगर वैट है, वैट या आजकल जो जीएसटी है, SGST, CGST, ये सारी चीज़ों का उल्लेख यहाँ पर होता है। और बिल का एक अपना पृथक नंबर होता है, जैसे यहाँ पर 1522 नंबर का ये बिल दिखाया गया है। तो ये नगद ज्ञापन होता है। मैं यहाँ पर एक बात और चर्चा करना चाहूँगा कि हम कैश मेमो लेते देते हैं और कई बार कुछ लोग एस्टीमेट ले आते हैं और एस्टीमेट को भी बिल मानते हैं। तो वास्तव में एस्टीमेट पृथक चीज़ है। वास्तव में एस्टीमेट क्या है? एस्टीमेट एक ऐसा प्रपत्र है जहाँ पर ग्राहक विक्रेता से कुछ वस्तुओं का भाव मांगता है कि ये अमुक अमुक वस्तुएं मुझे चाहिए, इनका आप क्या रेट लगाएंगे। तो वह उन वस्तुओं का नाम, उनकी मात्रा और उनकी दर के हिसाब से एक एस्टीमेट बना करके दे देता कि ये अंदाज से ये इतनी राशि का सामान होगा, तो उसे एस्टीमेट कहते हैं। अब हम यहाँ पर ये जान लें कि एस्टीमेट वाउचर नहीं है, कैश मेमो वाउचर है जिसे हम वाउचिंग में लगाते हैं, पर एस्टीमेट कभी ना लाएं। नवीन जो लेखांकन के जानकार या अभ्यासकर्ता या जिज्ञासु इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे से नोट करें कि एस्टीमेट कभी कोई प्रमाण नहीं माना जाता। कैश मेमो प्रमाण है परंतु एस्टीमेट कोई प्रमाण नहीं है। और हम कई बार वस्तुओं को खरीदते हैं, खरीदने पर कहते हैं कि आपने बिल लिया, तो हम कहते हैं हाँ हम तो बिल लाए हैं, और जब हम बिल दिखाते हैं वो एस्टीमेट का बिल होता है, जो व्यवसाय में ग्राह्य नहीं माना जाता, जो वाउचर के अंतर्गत नहीं आता। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि हम वाउचर लगाते समय इस तरह के एस्टीमेट बिलों का उपयोग न करें। यहाँ पर मैंने एक कैश मेमो का विस्तृत रूप दिखाया हुआ है, जहाँ पर क्या क्या होता है एक कैश मेमो में थोड़ा सा हम समझ लें। सबसे पहले ऊपर उस दुकान का नाम, पता रहेगा, उसके साथ उसका फ़ोन नंबर, GST नंबर, इनवॉइस का जो नंबर है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि इनवॉइस नंबर क्या है। फिर ग्राहक का नाम होता है और ग्राहक के नाम के साथ साथ उसके द्वारा खरीदी गई वस्तुओं का विवरण, GST की दर, और उसके साथ साथ अगर उसका बैच नंबर है, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट है तो एक्सपायरी, क्वांटिटी, अमाउंट इत्यादि सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। और यदि कोई कैश डिस्काउंट दिया गया है तो कैश डिस्काउंट को भी माइनस किया जाता है, जो यहाँ टोटल में से दिखाया गया है। 1889 रुपये का बिल है, कैश डिस्काउंट 189 रुपये अर्थात 10% दिया गया है, और 1700 रुपये का यहाँ पर बिल बनाया गया है। और नीचे में आप देखेंगे CGST, SGST आदि सारी चीज़ों की व्यवस्थित लेखांकन किया गया। और यह भी याद रखें कि CGST का नंबर भी इस बिल पर होना चाहिए। GST नंबर भी हमें ऊपर दुकानदार के पते के साथ रहता है। तो ऐसा कैश वाउचर हमेशा लेकर के आएं, और वह कैश वाउचर ही हमारे अकाउंटिंग का आधार बनता है। नमस्कार।